नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हमने चर्चा शुरू कर रखी है अपने लैब असिस्टेंट के संपूर्ण ज्योग्राफी के टॉपिक अपन ने शुरू कर रखे हैं, तो उन्हीं पर चर्चा करते हैं विस्तार से। आज अपन चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पे। अपना टॉपिक होगा स्थल रूप और उनका विकास किस प्रकार से होता है। धरातल पर जो बाह्य कारक होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बलों की चर्चा अपन ने की थी, तो जो बहिर्जात बल होते हैं उनसे किस प्रकार से स्थल रूपों का विकास होता है उसकी चर्चा आज अपन करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक होगा स्थल रूप का विकास। ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंडफोर्स जो है उनका किस प्रकार से विकास होता है उसके संदर्भ में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अपन यहां देखेंगे स्थल रूपों के विकास के लिए यहां अपन देखेंगे नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप, पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप, हिमानी द्वारा निर्मित स्थल रूप, समुद्री धाराओं द्वारा निर्मित स्थल रूप व कास्ट स्थल रूप, यानी चुना प्रदान क्षेत्र जो होते हैं स्थल रूप आदि की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। ठीक है ना। आदि की चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। यदि धरातल के ऊपरी भाग में विभिन्न प्रकार के जो वायुमंडलीय कहें या सूर्य के ऊर्जा प्राप्त, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण जो विभिन्न प्रकार के चेंजेज आते हैं, जैसे नदियाँ, वर्षा होती, नदियाँ धाराओं के रूप में प्रवाहित होती है, हवाएं चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घर्षण करती है, हिमानियाँ गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे निचले ढाल की ओर अग्रसर होती है। तो ये कई प्रकार के चेंजेज लाती है। तो ये जो चेंजेज लाती है इनसे धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का विकास होता है। ठीक है। और ये जो स्थल रूप बनते हैं उनकी चर्चा अपन इसमें करने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरह के स्थल रूप जो है वो बनते हैं और कैसे उनका विकास होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप। प्रत्येक स्थल रूप की कई अवस्थाएं होती है, कई प्रकार के जो वाहक बल होते हैं उनकी भी कई व्यवस्थाएं होती है। तो उसी प्रकार से नदी जो होती है की भी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है युवावस्था, जिसको अपन योत बोलते हैं। जब नदी युवावस्था में होती है यानी पहाड़ों पर विभिन्न धाराओं में प्रवाहित होकर के एक बड़ी नाली के रूप में प्रवाहित होती है और बड़ा नाला बनने के बाद में आगे चल करके वो बड़ी नदी कहलाती है। तो उस अवस्था में यह नदी की प्रारंभिक अवस्था होती है। नदी की प्रारंभिक अवस्था होती है, इसमें नदी अनेक धाराओं में प्रवाहित होती है। अनेक धाराओं में प्रवाहित होती है। जल विभाजक बड़े व समतल होते हैं। जल विभाजक बड़े व समतल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो नदियाँ आकृतियाँ बनाती है, यहाँ पर नदियाँ वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, विसर्प, जलप्रपात,
व क्षिप्रिकाएं वह क्षिप्रिकाओं की रचना करती है। बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि वी आकार की घाटी, गॉर्ज कैनियन और विसरफ और जलप्रपात व क्षिप्रिकाएं, इनमें से किसी का भी नाम पूछ ले, ये नदी के किस अवस्था की ये संरचना है, नदी किस अवस्था में इस तरह की संरचना बनाती है, तो युवा अवस्था में। ठीक है। दूसरी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में नदी जो क्या करती है, इसको एडल्ट बोलते हैं अपन। इस अवस्था में एक नदी विकसित रूप में आ जाती है, अपना विकसित रूप धारण कर लेती है। ठीक है। और यहाँ ये सारी जो आकृति है वे विलुप्त हो जाती है और एक प्रकार से कहे तो बाढ़ के मैदान बनाती है। यहाँ सिर्फ नदियाँ क्या करती है, बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, क्योंकि पहाड़ों से नीचे उतरती है और यहाँ बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। बाकी क्षिप्रिका, जलप्रपात, गोर्ज कैनियन जो है इस यहाँ तक आते विलुप्त हो जाते हैं। तीसरी अवस्था होती है, उसको बोलते हैं वृद्धावस्था। ठीक है ना। ओल्ड एज होती है एक प्रकार की, और इस अवस्था में जब नदी ओल्ड एज में होती है तो इस अवस्था में यह नदी की अंतिम अवस्था होती है। ठीक है। यहाँ पर नदियाँ, बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक तटबंध, रोधिकाएँ, ठीक है, इसके अलावा विसर्प, गोखुर झील, इसके अलावा डेल्टा, ज्वार नदमुख आदि संरचनाओं की रचना करते हैं। आदि संरचनाओं की रचना करती। ठीक है भाई। तो यहाँ अपन देखें वृद्धावस्था में नदी क्या करती है, अब यहाँ मैदानों में प्रवेश कर जाती है और मैदानों में प्रवेश करने के बाद में समुद्र की ओर अग्रसर हो जाती है, तो ये अंतिम अवस्था होती है। नदियों का वेग यहाँ कम हो जाता है, तो कम वेग के कारण नदियाँ इस अवस्था में बाढ़ का मैदान बनाती है, जिसको खादर और बांगर कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध जो अवसाद लाती है वो किनारों के ऊपर जमा करती रहती है। रोधिकाएँ बनाती है, जो अवसाद है नदी अपने किनारों के सहारे तटबंध से थोड़ा दूर जमा करती रहती है। विसर्प यानी मंद ढाल होने के कारण नदी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सर्पिली बहती है। गोखुर झील विसर्प में पहले तो अधोमुखी कटाव करती है, जैसे वेग कम होता है तो वहाँ पर अधोमुखी कटाव के सहारे निक्षेपण शुरू करती है, पीछे पानी भर जाता है, एक झील बनती है, जिसको छाड़न झील या गोखुर झील कहते हैं। डेल्टा बारीक मिट्टी और गाद मिट्टी का निक्षेप करके एक त्रिकोणाकार हो सकता है, पंजाकार हो सकता है, कि डेल्टे का निर्माण करती है। और ज्वार नदमुख, जिसमें नदी सीधी है, खाई के माध्यम से समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से यह जो संरचनाएं है नदी कहाँ किस अवस्था में बनाती है, वृद्धावस्था में बनाती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ ले कि इनमें से कौन सा, जैसे गोखुर झील के बारे में पूछ ले, नदी किस अवस्था में बनाती है, तो वृद्धावस्था में। ठीक है ना। कुछ भी डेल्टा पूछ नदी की किस अवस्था की संरचना है, तो वृद्धावस्था की संरचना है। ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ये विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं उन पर चर्चा करने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपना अगला बिंदु। इसमें है नदी द्वारा दो तरह की संरचनाएं हैं। साथ साथ में नोट करते चलें, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, क्योंकि फ़ायदा यह है कि आप जब तक थ्योरिकली हमारे साथ नहीं पढ़ोगे तो ये जियोग्राफी है, पृथ्वी गोल है, इसमें समझ नहीं पाओगे।
नदी द्वारा अपरदित स्थलरूप। देखो अब बारी बारी से अपन अवस्थाओं के बाद में स्थलरूपों की चर्चा करते हैं। अपरदित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थलरूप नदियाँ बनाती है, एक तो कटाव करके बनाती है, एक जमाव करके बनाती है। सबसे पहले नदियाँ जो कटाव से स्थलरूप बनाती है उनकी चर्चा अपन करते हैं। तो वो अपरदित स्थलरूप यानी वे स्थलरूप जिनका निर्माण नदियाँ कटाव करके बनाती है, कटाव से बनाती है, या जिनका निर्माण नदियाँ कटाव से करती है उनको अपरदित स्थलरूप या अपरदन से करती है की बात है, उसको अपरदित स्थलरूप के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। अब इसमें अपरदित स्थलरूपों में सबसे पहले अपन देखते हैं घाटियाँ, विलेज जिसको बोलते हैं। घाटियाँ जो है वो नदियाँ क्या करती है, उच्च पहाड़ों में नदियाँ युवावस्था में होती है, युवावस्था में अधोमुखी कटाव करती है। कौन सा कटाव करती है? अधोमुखी, यानी अपनी तली में कटाव करती है। वह गहरी घाटियों का निर्माण करती है, गहरी घाटियों का निर्माण करती है। अब इसमें घाटियाँ यदि अपन देखें, जैसे गोर्ज, ठीक है ना। गोर्ज क्या होता है, ये एक प्रकार की खाई होती है, एक प्रकार की घाटी होती है जो नदी युवावस्था में बनाती है एक प्रकार की घाटी है जिसके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, जिसके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, गोर्ज कहलाता है। ठीक है। यानी नदी प्रवाहित होती है और इस प्रकार खड़े ढाल वाली संरचना बना देती है, इसके दोनों किनारे सीधे खड़े हो, ठीक है ना। तो इस तरह खड़े ढाल वाला जो संरचना है वो गोर्ज कहलाती है। दूसरी घाटी है कैनियन। इसमें क्या होता है, यह भी एक प्रकार की गहरी घाटी होती है जिसके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। सेमी परिभाषा है, खड़े ढाल वाले होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि कैनियन का ऊपरी भाग चौड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे कैनियन की बात करेंगे तो इसकी संरचना है कुछ अलग होती है, यानी इसमें ऊपरी भाग चौड़ा होता है, होती गहरी खाई है, एक प्रकार की घाटी है, लेकिन ये ऊपर से ये वाला भाग इसका चौड़ा होता है और ये वाला भाग संकड़ा होता है, और इसमें दोनों सिरे बराबर होते हैं, ठीक है ना। तली में भी उतना ही चौड़ा होता है, सीधे खड़े ढाल है, ठीक है। और इसमें ये ऊपर वाला भाग चौड़ा है ही और नीचे की ओर का जो भाग है वो संकड़ा होता है। गोर्ज और कैनियन में इतना ही फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अगली संरचना है
घाटी के बाद में जलप्रपात, जिसको अपन अपनी भाषा में झरना बोलते हैं, ठीक है ना, वाटरफॉल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब पानी जब नदी का पानी ऊंचाई वाले भाग से सीधा नीचे गिरता है, सीधा नीचे गिरता है, तो निर्मित संरचना क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। जैसे ऊपर से नदी आ रही है, ये पहाड़ था और यहाँ संरचना कठोर थी, आगे की संरचना यह कठोर पर्वत है, यहाँ की संरचना मुलायम थी, तो पानी यहाँ से नीचे गिरा और नीचे गिर गिर फिर आगे बहने लग गया। इस प्रकार से यहाँ से पानी जो नीचे गिरा है काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है, ठीक है ना। इस तरह की संरचना बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। जलप्रपात के साथ एक दूसरा वर्ड आता है क्षिप्रिकाएं। सेम ही बात है, यह सिंपल भाषा में कहूँ तो जलप्रपात का छोटा रूप होता है। जलप्रपात का छोटा रूप होता है, क्या कहलाती है? क्षिप्रिका कहलाती है। जैसे अब ये काफ़ी ऊंचाई से पानी गिरता है, जैसे 100 मीटर, 150 मीटर, 200, कहीं 250 मीटर, और यदि ये थोड़ी ऊंचाई से पानी नीचे गिरता हो, कम ऊंचाई से गिरता हो, तो इस तरह से सीढ़ीदार नदी आगे बढ़ती हो, ठीक है ना। तो इस तरह की संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? क्षिप्रिका कहलाती है। इस तरह की संरचना क्षिप्रिका कहलाती है, ठीक है ना। तो सिंपल ही बात है। उसके बाद में अगली जो संरचना बनती है वो होती है नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं, जब नदी प्रवाहित होने के बाद जल स्तर गिर जाता है, तो प्रवाहित पानी के लेवल की संरचनाएं बन जाती है। तो निर्मित जो स्थल रूप है क्या कहलाता है? नदी वेदिकाएं कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है युग्मित, एक होती है अयुग्मित। एक तो होती है युग्मित। अब जैसे नदी प्रवाहित हो रही थी और इस प्रकार से संरचना बनी, इसमें दोनों ओर के किनारे बराबर ऊंचाई के हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं युग्मित। और अयुग्मित क्या होता है? अयुग्मित वेदिका में जैसे ये शिरा इस प्रकार से नदी का पानी गिरते गिरते ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अब इसमें एक किनारा दूसरे से मिल नहीं रहा है, तो ये होता है अयुग्मित, ठीक है ना। तो ये युग्मित और अयुग्मित, जिसके दोनों के किनारे बराबर ऊंचाई के हो तो नदी वेदिका युग्मित कहलाती है, और यदि असमान ऊंचाई के किनारे हो
तो उसको अयुग्मित नदी वेदिका कहा जाता है। तो ठीक है ना, तो यह है नदी वेदिकाएं। तो ये संरचनाएं होगी अपनी घाटियाँ, गोर्ज और कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिकाएं, नदी वेदिकाएं और दो प्रकार युग्मित और अयुग्मित। तो ये अपने नदी द्वारा अपहृत स्थलरूप है। अन्य स्थलरूप अपहृत के देख रहे हैं अभी। अन्य स्थलरूप में अपन देखते हैं नदी विसर्प। अभी विसर्प है नदी में वृद्धावस्था में भी बनता है और युवावस्था में बनता है, ठीक है ना। जब नदी घुमावदार मोड़ों से होकर गुजरती है, पहाड़ों से घुमावदार मोड़ों से होकर गुजरती है, तो विसर्प का निर्माण करती है। तो विसर्प का निर्माण करती है, ठीक है ना। कैसे? इस प्रकार की जो संरचना बनती है यह विसर्प कहलाती है। अब इसमें कोई पहाड़ी इलाका है तो उसके चक्कर लगा करके नदी आती है, तो युवावस्था में तो पहाड़ों में इस तरह की विसर्प बनाती है, और वृद्धावस्था के अंदर मंद ढाल होने के कारण नदियां विसर्प बनाती है। जैसे अगली संरचना बनती है, अगली संरचना है संप्राय मैदान। यह भी नदी द्वारा अपहृत है। इसको पेनिप्लेन भी कहते हैं, बहुत बार नाम आता है पेनिप्लेन से कहते हैं, पेनिप्लेन। और एक अपरदन चक्र जो डेविस का है, एक जगह उसको पेडिप्लेन भी कहा गया, ठीक है। तो संप्राय मैदान, इसमें क्या होता है, जब नदियां समतल धरातल में प्रवेश करती है, समतल धरातल पर प्रवेश करती है, तो ऊबड़ खाबड़ धरातल को काटकर ऊबड़ खाबड़ जो धरातल होता है उसको काटती रहती है, काट कर समतल करती है। और ये समतल कब तक करती रहती है? जब तक कि वो समतल भाग पूरा नहीं हो जाता। इसे संप्राय मैदान कहा जाता है। इसको संप्राय मैदान कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए संप्राय मैदान में एक वर्ड आता है, संप्राय मैदान में होता है मोनार्डनोक। मोनार्डनोक एक संरचना बनती है। जब नदियां समतल मैदान में कटाव करती है, धरातल है, तो पूरा नहीं, पूरे धरातल को सेम नहीं काट पाती, बीच बीच में इस तरह की टेकरियां रह जाती है, ऊपर उठा हुआ भाग, जगह जगह इस तरह के भाग रह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर उठे बीच बीच में जो भाग रह गए, ये सिरे रह गए, जो कठोर धरातल था, इस तरह की जो संरचना रह जाती है उसको मोनार्डनोक कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि इसको अपन लिखें तो संप्राय मैदान में कठोर भाग जो अपरदन से वंचित रह गए, यानी जिनका अपरदन नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इनको मोनार्डनोक कहते हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मोनार्डनोक संरचना किसकी है, तो नदी द्वारा अपरदित स्थलरूप की है। यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं कि अपरदन की है या, जैसे घाटियाँ, गोर्ज, कैनियन, ठीक है, और एक दे दे इसमें जलोढ़-पंख, तो पूछ लेने में से कौन सी अपरदन की स्थलाकृति नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ जलोढ़-पंख हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो ये थी संरचनाएं नदी द्वारा निर्मित
अपरदन से निर्मित स्थल रूप, नदी द्वारा निर्मित किससे? अपरदन से निर्मित स्थल रूप। अब देखते हैं नदी द्वारा निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप कौन कौन से हैं। जमाव से नदियां किस तरह के स्थल रूपों का निर्माण करती है, उसकी चर्चा करते हैं अपन। जमाव से भी नदियां नए नए स्थल रूप बनाती है। नदी द्वारा निक्षेपण, निक्षेपण का अर्थ होता है जमाव, निक्षेपित स्थल रूप। इसमें वे आएंगे, वे स्थल रूप जिनका निर्माण नदियां अवसाद, अपने साथ भागकर लाई गई मलबा के जमाव से करती है। किसमें कौन से आते हैं? अपरदित स्थल रूपों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं नदी के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप कौन कौन से? पहला है जलोढ़ पंख। ठीक है, जलोढ़ पंख में क्या होता है? यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। जलोढ़ पंख, जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतरती है तो अपने साथ लाए अवसाद को गिरिपद पहाड़ों की तलहटी में जमा कर देती है, क्योंकि वो उसको आगे नहीं ले जा पाती है। ठीक है ना, जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से नदियाँ नीचे आई, यहाँ से स्थल शुरू हो गया तो अपने साथ जो भी मलबा लाई थी उसका जमाव यहाँ कर देती है पहाड़ी की तलहटी में, और ये मलबा यहाँ जमा कर दिया तो इस तरह की जो संरचना बनती है उसको जलोढ़ पंख कहते हैं। ये पंख के आकार में बन जाता है तो इसको जलोढ़ पंख के नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना, तो ये गिरिपद में करती है और ये जमाव वाला है तो निक्षेपित स्थल रूप की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ठीक है, जलोढ़ पंख जो है किस में आता है? निक्षेपित स्थल रूप में शामिल किया जाता है। अब इसमें इसके दो टाइप्स है। यदि ये संरचना पंखे के आकार में है तो जलोढ़ पंख, यदि ये शंकु के आकार में है तो जलोढ़ शंकु कहलाती है। यदि ये संरचना जैसे ये शंकुआकार है तो ये जलोढ़ शंकु कहलाएगी, सेम ही है। और यदि ये एक पंखे के आकार में जमा हो गई है, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो इसको अपन जलोढ़ पंख कहेंगे। पंख के आकार में जलोढ़ पंख कहेंगे और शंकुआकार जमा हो गई तो जलोढ़ शंकु कहेंगे। एक ही बात है, कोई ज़्यादा इसमें फर्क नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद में अगली संरचना जो है वो होती है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध, इसमें क्या होता है? प्राकृतिक तटबंध में क्या होता है भाई? देखें, इसमें नदियां समतल मैदानों में प्रवेश करने के बाद अपने अवसाद को किनारों पर जमा करती है, किनारों पर जमा करती है। ठीक है ना, और अपने जो किनारे हैं वो मजबूत बना लेती है। इसे प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं। तटों को मजबूत करती है यानी वहाँ अवसाद जमा करती है तो उसको प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। ठीक है, जैसे नदी आ रही थी और जैसे ये मैदान में इसने प्रवेश किया, यहाँ यह मैदान आ गया, या पहाड़ से नीचे उतरी, यहाँ मैदान में प्रवेश किया, तो यहाँ जो मलबा था
वो इसके किनारे किनारे इसको जमा कर लेते थे, दोनों किनारों पर जमा कर लेती है। तो यहाँ जो इस किनारे पर जमा होता मलबा है उसको क्या बोलते हैं भाई? प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ जब नदियाँ मैदान में प्रवेश करती है, समतल मैदान में, तो अपना अधोमुखी कटाव बंद कर देती है। अधोमुखी कटाव यहाँ मंद पड़ जाता है और पार्श्व कटाव शुरू हो जाता है। पार्श्व कटाव शुरू हो जाता है। कौन सा कटाव? पार्श्व, किनारों पर कटाव करती है और अधोमुखी कटाव यहाँ पे मंद पड़ जाता है। ठीक है ना। प्राकृतिक तटबंध के बाद में अगली संरचना बनाती है नदियाँ जलोढ़ मैदान। ठीक है, अर्थात जब नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती है तो समतल भागों में अवसाद जमा करती है, यानी अपने साथ बारीक मिट्टी जो गाद लाती है उसका निक्षेप करती है। तो बहुत बड़े प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण करती है, उसको जलोढ़ मैदान बोलते हैं। यह निक्षेपण से बनाती है। इसके दो प्रकार है भाई, इसके भी दो प्रकार है। एक तो होती है खादर यानी नवीन जलोढ़, जिसका निर्माण नदी ने हाल ही में किया है। नवीन जलोढ़ मैदान को खादर बोलते हैं। और एक होता है बांगर, यह प्राचीन जलोढ़ होता है। ठीक है ना, प्राचीन जलोढ़ मैदान को बांगर बोलते हैं। तो ये भी नदी द्वारा निक्षेपित स्थल रूप है। बांगर प्राचीन जलोढ़, खादर नवीन जलोढ़। ठीक है ना। तो ये जलोढ़ मैदान भी नदियाँ निर्मित करती है, बड़े प्रदेश में प्रवाहित होती है। नदी मैदान में जैसे आगे बढ़ती है तो अपने बाढ़ का पानी चारों ओर फैला देती है और अपने साथ लाई गई मिट्टी का निक्षेप भी काफ़ी दूरी तक कर देती है। तो यहाँ बारीक मिट्टी का जमाव कर देती है। इसमें बीच बीच में कुछ भाग ऊंचे होते हैं जहाँ पहले निक्षेप हो गया, और अब कई भाग ऐसे जहाँ अब पानी पहुँच रहा है, तो ऊंचे रह गए भाग जहाँ पहले नदी द्वारा निक्षेप कर दिया गया, ये तो बांगर कहलाते हैं, और जो नवीन है ये खादर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये खादर और बांगर। ठीक है, तो अपन नदी द्वारा निक्षेपित स्वरूप देख रहे हैं। खादर और बांगर ये जलोढ़ मैदान है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी में 4 हो गए। अगला है 5वां नदी विसर्प। तो यहां मंद ढाल के कारण संप्राय मैदानों में नदियां विसर्प बनाती है। ठीक है, जैसे समतल भाग आगे नदी इस प्रकार से विसर्प बनाती है, इस प्रकार से उसमें पानी आगे बढ़ता है, तो ये विसर्प। अब इसमें देखो, इस नदी के तट के सारे यहाँ से पानी आया तो यहाँ पानी कहाँ कटाव करेगा? इस भाग में। जब वेग थोड़ा ज़्यादा होता है तो यहाँ कटाव करता है और इसको आकार को बड़ा कर लेता है इस प्रकार से। जैसे पानी का वेग कम होता है तो यहाँ मलबा जमा हो जाता है और इसका यह वाहक रुक जाता है, पानी यहीं से मुड़ करके आगे निकल जाता है। ठीक है ना। और ये पीछे वाला जो भाग है इसमें पानी भर जाता है, तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा आकार है ये तो विसर्प कहलाता है। और ये जो भाग है जिसमें पानी भर गया और यहाँ से पानी वापस नदी है इधर से प्रवाहित होने लग गई, पीछे ये भाग छूट गया, इसको
गोखुर झील बोलते हैं, गोखुर झील या छाड़न झील, गोखुर झील या इसको छाड़न झील कहा जाता है। ठीक है ना। तो गोखुर झील भी इसी में नदी विसर्प में ही है। छठवीं आकृति यानी नदी द्वारा विसर्प के अधोमुखी कटाव के बाद निर्मित झील गोखुर झील कहलाती है। ठीक है ना। ये वाली यहां पानी भर गया है तो ये गोखुर झील हो गई ये वाली। ठीक है। इसको छाड़न झील भी कहते हैं और नदी यह कब बनाती है? संप्राय मैदानों में बनाती है और ये निक्षेपण स्थल रूप है एक प्रकार का। ठीक है। अब यहाँ इसी भाग में नदियाँ दो आकृति और बनाती है। छाड़न झील के साथ जैसे प्राकृतिक तटबंध अपने पढ़ा कि अपने किनारों पर वो जमाव करती रहती है, तो यहाँ अपने किनारों के सारे जमाव करती है यहाँ पे नदियाँ यहाँ पे। तो यह जो जमाव है ये वाला तटों के सारे इसको प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं। ठीक है। और इससे दूर नदियाँ जमाव करती है काफ़ी दूरी तक, यहाँ काफ़ी दूरी तक जमाव करती है। तो ये जो जमाव होता है लहरदार, इसको प्राकृतिक रोधिकाएं बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो भाग है ये तो प्राकृतिक रोधिकाएं हैं। तो प्राकृतिक तटबंध और रोधिका में अंतर क्या है? तटबंध किनारे के ऊपर जमा होता है, किनारे के पास में मलबा जमा होता है, और रोधिकाएं किनारे से कुछ दूर हट करके लहरनुमा आकृति में मलबे का निक्षेप होता है। तो ये स्थलाकृति जो है वो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ। यहाँ कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक तटबंध है, प्राकृतिक रोधिकाएं हैं, नदी विसर्प है, गोखुर झील है, छाड़न झील भी जिसको बोलते हैं। अगली आकृति है डेल्टा। डेल्टा में क्या होती है? जब नदी सागर में गिरने से पूर्व विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है, ढाल ज़्यादा होता है, ढाल मंद होता है तो अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है ना। वह बारीक गाद जो अपने साथ मिट्टी लाती का जमाव शंक्वाकार, पंजाकार या चापाकार में कर देती है, इन आकृतियों में कर देती है। ठीक है ना। इस तरह की संरचना डेल्टा कहलाती है। यह संरचना क्या कहलाती है? डेल्टा। जैसे नदी प्रवाहित हो रही थी, ढाल मंद हो गया तो अनेक शाखाओं में बंट गई, इस प्रकार से। यह चापाकार हो सकता है, पंजाकार हो सकता है। ये जो आकृति शेप बनी है इसमें बारीक गाद मिट्टी का जमाव करती है, नदी एकदम से उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण करती है, और जब ये सागर में विलीन हो जाती है तो काफ़ी सागर के अंदर तक ये बारीक मिट्टी ले जाती है। तो ये जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं? अपने डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है ज्वार नदमुख, इसको एस्चुरी भी बोलते हैं, एस्चुरी। इसमें क्या होता है? इसमें नदी महासागर में जब प्रवेश करती है तो डेल्टा ढाल थोड़ा यहाँ तेज होता है, तेज ढाल होता है। तेज ढाल के कारण नदियाँ सीधे सागर में गिर जाती है।
ठीक है ना। तो ढाल थोड़ा तेज होता है और पानी सीधा कहाँ चला गया, सागर में चला गया। इसमें जो मिट्टी थी वो ज्वारीय लहरों के द्वारा वापस बहा करके महासागर में ले जाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख या एस्चुरी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये नदी द्वारा निक्षेपित स्थल रूप थे कि नदी ने जमाव के द्वारा कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण वो करती है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा प्रकार। अब देखेंगे कार्स्ट शिलाकृतियों के बारे में, यानी कार्स्ट प्रदेशों में नदियां किस तरह की शिलाकृतियां वो बनाती है। अगली शिलाकृति अपन देखते हैं कास्ट शिलाकृतियां, ठीक है। कास्ट शिलाकृतियां ये भी दो प्रकार की होगी, एक तो अपर्दन से निर्मित, एक निक्षेपण से निर्मित। ये शिलाकृतियां बनती कहाँ है, ये शिलाकृतियां चुना प्रधान भागों में वर्षा जल के प्रवेश करने से चूने का घोल बन जाता है, बनने से निर्मित होती है। चूने का घोल बन जाता है क्योंकि जल के साथ में जो CO2 होती है वो चूने के साथ में अभिक्रिया करती है और घोल और विलीन बना लेती है, और उससे धरातल के अंदर कई प्रकार की खाइयाँ, छोटे कुंडे, ठीक है ना, रंध्र, उनका निर्माण करती है। कार्स्ट जो शब्द है ये क्रेस शब्द से लिया गया है और ये युगोस्लाविया का शब्द है और इसका अर्थ होता है चुना प्रदेश, ठीक है ना। चुना प्रदेश, क्रेस शब्द का अर्थ है चुना प्रदेश। कहाँ से लिया गया, युगोस्लाविया से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ अपन कौन कौन सी शिलाकृतियाँ जो कार्स्ट से संबंधित है उसकी चर्चा अपन करते हैं, किस तरह क्या करते हैं यहाँ पे बनती है। सबसे पहले अपर्दन द्वारा निर्मित स्थल रूप। पहला है, एक शब्द आता है टेरारोसा, ठीक है ना। तो इसमें चूने प्रधान भागों में मृदा का लाल या पीला हो जाना, क्या कहलाता है, टेरारोसा कहलाता है। यानी लाल पीली मिट्टी क्यों होती है, ऑक्सीकरण के कारण होती है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन के साथ में संयोग होता है तो ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल पीला हो जाता है और इसको टेरारोसा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में कई प्रकार की संरचनाएं यहाँ बनती है, जैसे घोलरंध्र, ठीक है ना। इसमें जब वर्षा जल धरातल में प्रवेश करता है
तो चूने को घोलकर छेदनुमा आकृति बनाता है। क्या कहलाता है ये? घोलरंध्र कहलाता है। ये सभी मिलती जुलती आकृतियां हैं, ठीक है ना। घोलरंध्र के बाद में विलयरंध्र, अनेक घोलरंध्रों से निर्मित, अनेक घोलरंध्रों से निर्मित कई घोलरंध्र मिल जाते हैं। संरचना क्या कहलाती है? विलयरंध्र कहलाती है। ठीक है ना। एक होती है डोलाइन, तो यह अनेक विलयरंध्रों के मिलने से, देखो क्रमबद्ध है, अनेक विलयरंध्रों के मिलने से निर्मित संरचना क्या कहलाती है? डोलाइन कहलाती है। अगली संरचना युवाला, अनेक डोलाइनों के मिलने से निर्मित संरचना क्या कहलाती है? युवाला कहलाती है। सहकुंड भी कहते हैं इसको। उसके बाद में आ गई राजकुंड। इसको पोलेज भी बोलते हैं। यह संरचना अनेक युवालाओं के मिलने से बनती है। इसको क्या बोलते हैं? राजकुंड के नाम से पुकारा जाता है। अगली संरचना है दंस्ती निवेशिका। दंस्ती निवेशिका चूने प्रधान भागों में अनेक छोटे छिद्रों वाला भाग जहां जल प्रवेश करता दिखाई देता है, जहां जल प्रवेश करता दिखाई देता है उसे दंस्ती निवेशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंस्ती निवेशिका बोलते हैं। और एक स्थलाकृति है लेपिज। चूने का वर्षा जल में घुलकर बहने के बाद नुकीले सिरों से निर्मित है।
स्थलाकृति लेपिज कहलाती है। तो ये आकृतियां भाई चूना प्रधान प्रदेशों की कौन सी? अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां। अब लेपिज में क्या होता है, जैसे ये धरातल है, इसमें पानी प्रवेश किया तो कटाव हो गया, इस प्रकार से जो नुकीले सिरे बाहर निकले हुए रह गए ये वाले, इसको लेपिज बोलते हैं। इन सिरों क्या बोलते हैं? लेपिज बोलते हैं। जो ये गड्ढे बन जाते हैं इसको विद्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये छोटे छोटे जैसे टेरा रोसा, ये तो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, तो यहाँ कोई विशेष नहीं है। अब बाकी जो आपस में जुड़े हुए भाग हैं उनको मैं बता देता हूँ आपको। ये धरातल है। अब इसमें देखें अपन, इसमें जैसे पानी का ये चूना प्रदान, इसमें चूना पाया जाता है तो जल वर्षा का प्रवेश करता है तो छोटे छोटे रंध्र बन जाते हैं जहाँ जल अंदर प्रवेश कर जाता है। इन छोटे रंध्रों को क्या बोलते हैं? घोलरंध्र बोलते हैं, ठीक है। जब दो घोलरंध्र आपस में मिलकर के बड़ा घोलरंध्र बना लेते हैं, दो घोलरंध्र मिल गए तो फिर क्या बन गया? विलयरंध्र बन गया, ठीक है। दो विलयरंध्र आपस में मिलकर के बड़ा रंध्र बना दिया, तब क्या बन गया? यह आकृति और बड़ी हो गई, इसमें ये बड़े आकार की संरचना बनी, उसको क्या कह दिया? दो विलयरंध्र मिलने से इसको भाई डोलाइन कह दिया, ठीक है ना। और डोलाइन के बाद में अनेक डोलाइनों के मिलने से एक डोलाइन यहाँ बना, एक डोलाइन यहाँ बन गया, और दो डोलाइन आपस में मिलकर के बड़ी घाटी बन गई। तो दो डोलाइनों के मिलने से क्या बन गया? युवाला बन गया, ठीक है ना। और उसके बाद में युवाला, अनेक सारे युवाला आपस में मिले, इस तरह के अनेक युवाला आपस में मिल गए, इस तरह के अनेक युवाला आपस में मिल गए, उसको सैकुंड, क्या नाम उसका? राजकुंड बोलते हैं इसको। फिर बड़ा भाग बन गया, उसको क्या बोल दिया अपन ने? राजकुंड बोल दिया, ठीक है ना। अब कभी कभार अंदर क्या होता है कि इसका अंदर से चूना बह करके पर आगे चला जाता है और ज़मीन में एक प्रकार से गुफा बन जाती है, और नीचे का भाग बह करके नीचे आगे चला जाता है, खाई सी बन जाती है, उसका एक मुख बंद होता है। तो इसमें अगली जो संरचना बनती है उसका नाम है अंधी गाठी। कौन सी गाठी बनती है? अंधी गाठी भी इसी की संरचना है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ से तो मुंह इसका खुला रह गया, उसके बाद आगे का सिरा इसका बंद होता है, तो आगे उसका वह या रास्ता खुला नहीं होता, तो एक घाटी बन जाती है, तो अंधी घाटी उसको बोलते हैं। ये भी काष्ठ प्रदेशों में अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है। तो यहाँ पे टेरा रोसा, लेपिज, घोलरंध्र, विलयरंध्र, डोलाइन, युवाला, राजकुंड, दस्ती निवेशिका और अंधी गाठी स्थलाकृति प्रदेश में अपरदन की स्थलाकृतियाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ क्रम से इनको आप याद कर सकते हैं। घोलरंध्र, विलयरंध्र, है ना, डोलाइन, युवाला, राजकुंड या पोलिज या दस्ती निवेशिका और लेपिज। लेपिज अलग है, बाकी ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। साथ साथ में नोट भी करें। अगली आकृति अपन देखते हैं। अब ये तो थी अपरदन से निर्मित स्थलाकृति। अब यहाँ निक्षेपण से कौन कौन सी काष्ठ प्रदेशों में आकृतियाँ बनती है, जमाव से किस तरह की आकृतियाँ बनती है, एक डायग्राम अपन बनाएंगे, उससे आप सारे के सारे निक्षेपणात्मक स्थलरूप ये समझ जाओगे। काष्ठ प्रदेशों में निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप, इसमें क्या होता देखिए, यह काष्ठ प्रदेश है, इसमें वर्षा का पानी प्रवेश कर गया, यहाँ चूना था तो ये भाग खाली हो गया, क्योंकि ये जैसे पानी प्रवेश किया तो यहाँ चूने को घोल करके बहा करके ले गया, ठीक है ना। और ये भाग खाली हो गया। जब खाली हो गया तो ऊपर की इस
सेल में जो चूना था वो क्या हुआ, जल बूंदों के रूप में नीचे गिरा। तो इस प्रकार से ये चूना है छत से इस प्रकार से लटकता हुआ जमा हो गया। जब पानी नीचे टपका तो यहाँ नीचे की ओर एक धरातल से स्पर्श करती हुई एक संरचना, शंक्वाकार संरचना निर्मित हो गई। तो ये कहाँ हुई है, धरातल के अंदर जो गांठी बनी है उस गांठी में। कभी कभार ये जो संरचना है ये आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि इसमें चूने का निक्षेप होते होते और इतना निक्षेप हो जाता है कि ये आपस में जुड़ जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ जो ऊपर से लटकती हुई संरचना है, यह संरचना जो ऊपरी भाग से चूने के टपकने से छत से लटकती हुई संरचना बनती है, इसको बोलते हैं अच्युताश्म। स्टेलेक्टाइट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेलेक्टाइट। यानी सामान्य भाषा में क्या हो गया, ये चूना मिश्रित पानी नीचे टपकने से छत से जुड़ी व लटकती संरचना क्या कहलाई, अच्युताश्म, या इसको स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। दूसरी ये वाली है, इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। अंग्रेजी में और हिंदी में निश्चुताश्म। ठीक है। तो चूना मिश्रित जल के टपकने से गांठी में नीचे फर्श पर बनी शंक्वाकार संरचना क्या कहलाती है, स्टेलेग्माइट कहलाती है। ठीक है। और ये जो संरचना है इसको बोलते हैं गुहा स्तंभ। जो आपस में मिल गए ना, अच्युताश्म मनुष्य आपस में मिल गए, इसको बोलते हैं गुहा स्तंभ। यानी अच्युताश्म व निश्चुताश्म, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट के मिलने से बनी स्तंभाकार संरचना गुहा स्तंभ कहलाती है। ठीक है, गुहा स्तंभ कहलाती है। दो संरचना और बनती है ड्रिप स्टोन। एक का नाम है ड्रिप स्टोन। तो ये गांठी के अंदर जब चूना परत के रूप में जमा हो जाता है, इस प्रकार से परत के रूप में जमा हो जाता है, उसको ड्रिप स्टोन बोलते हैं। ठीक है ना। जब चूना गांठी में परत के रूप में जमा हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्रिप स्टोन। और एक है अपनी नोडुल्स। जब चूना धरातल में रंध्रों में, जो रंध्र होते हैं, शिराएं होती है रंध्रों में,
खनिज के रूप में जमा हो जाए तो नोडुल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? नोडुल्स कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये थी काष्ठ प्रदेशों में, चुनाव प्रदेशों में निक्षेपण से निर्मित शिलाकृतियाँ। 5-6 आकृति कोई विशेष नहीं है। आशुताश में, निशुताश में, गुहा स्तंभ, ड्रिपस्टोन और 5वीं है नोडुल्स। 5 आकृतियाँ इसकी है, कोई ज़्यादा नहीं है। और यहाँ से प्रश्न आता भी है कि आशुताश में किसे कहते हैं, तो इस संरचना से आप अपने नोट्स में इस तरह का डायग्राम भी साथ साथ में बना लें, इजीली आप समझ पाओगे। ठीक है, और वर्षा का पानी जब प्रवेश करता है जिससे ये संरचना धरातल में जल का घुल करके बह जाने से बनती है। ठीक है, तो ये थे स्थलूप अपने किसके, अपने 2 तरह के स्थलूप देख लिए हैं। किसके? नदी द्वारा अपरदित और निक्षेपित, और दूसरा काष्ठ प्रदेशों में वर्षा जल के प्रवेश करने से अपरदित और निक्षेपित स्थलूप। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने पवन द्वारा निर्मित अपरदित और निक्षेपित स्थलूप, हिमानी द्वारा अपरदित और निक्षेपित स्थलूप, और महासागर की धाराओं द्वारा निक्षेपित और अपरदित स्थलूपों की चर्चा अगले कालांश में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे हमारा मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल, और हमारे चैनल को आप तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।